लेक्चर नंबर 5 टुडे। ठीक है, आपने प्रोबेबली, और मुझे जरा ग्रुप में मैसेज भेजिएगा आपने। जी मैं खैरियत से हूँ सर। हम आपका सबसे पसंदीदा बैच हैं सैयद फैजान। बड़ी शुक्रिया बेटा आपका। शुक्रिया आपका, क्योंकि ज्यादातर तकरीबन हर बैच ये समझता है कि 27 पे। सो मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन ठीक है, बात तुम्हारी ठीक है काफी हद तक। अच्छा, जवेरिया जवेद आप लोगों ने इसको साइमा अदनान और बाकी ख्वातीनों हजरात ने भी काम किया हुआ है। जिले हुमा, जिले हुमा बड़ा लड़का होता है कि लड़की होती है? सुनोविया, सुनोविया, गुड। तंजीला, ये मेरा ख्याल है वो भी वो वाली क्लास है सबा जमान जिसमें लड़के जो है वो गिने चुने बस मुनीब अशफाक ऐसे ही बस डेकोरेशन के लिए रखे हुए एक दो, बाकी सारी लड़की हैं जिस क्लास में। ऐसी है ना, मुशर्रफा देख लो, है कोई लड़का? हदीका, समीना, अभी मतलब वैरायटी के तौर पे एक दो लड़के रखे हुए हैं। बाकी बाकी सारी जो है। अच्छा, जिले हुमा लड़की होती है और डॉक्टर भी होती है साथ। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। मतलब लोग ये ना समझे कि यहाँ पे कोई शदाद नासिर, चलो शुक्र है, डॉक्टर उमर, यस उमर, वो अपनी देखो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होने लगी थी यहाँ पे तुम्हारे होते हुए जो है। फाबिया, ये क्या नाम हुआ? तनीम तो सुना हुआ है, बासला मैंने पहली दफा सुना है। बासला क्या होता है, मेल है कि फीमेल है? बसला या बासला? अच्छा, बासला लड़की है, मैं पिछली दफा भी तुम्हें लड़का समझता रहा हूँ। बासला यानी फासला की तरह, फासला एट द, फासला की तरह, हाँ बासला। ओके ओके ओके। डॉक्टर उमर शुक्र करो ये तुम्हारी कैंपस क्लास नहीं है, वरना तुम्हें तो इन लोगों ने कमरे से बाहर बिठाना करना था कि ये सिर्फ दो तीन लड़के हैं इसमें। उजैर तो लड़के लड़का है ना, हाँ। सालेहा सैयद फैजान अली, वरना इन्होंने कहना करता था इनकी चार लोगों की कुर्सियां बाहर लगा देना। यहाँ पे भी इसी तरीके से हमारे पास कैंपस क्लास है एक, वो सारी लड़कियां भरी होती है, उसमें मुश्किल से बेचारे पांच छह लड़के हैं और वो भी सहम के बैठे होते हैं। मैं अक्सर उसे पूछा करता हूँ भी यार क्यों इतने सहमे हुए क्यों? कहते हैं सर आसपास देखे ना। अच्छा जी। ये क्या चक्कर है, स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा होती है लड़कियां और रिजल्ट में लड़के ज्यादा होते हैं। आपने देखा सीएसएस का जो फाइनल रिजल्ट होता है? ओह, इसका ये मतलब नहीं कि लड़कियों पे एकदम से जो है वो औस पड़ जाए कि जी सर जी ये क्या कह दिया आपने। सानिया, ये लड़के लड़कियों के बारे में यही कहते हैं कि वो ज्यादा ज़हीन होती हैं। में भी वो ज्यादा, मुझे इसकी समझ नहीं आई, मुझे ऐसे लगा है जैसे कुछ बायस है, या शायद जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उसमें मेल ज्यादा फिट होते हैं, लड़कियां पढ़ाकू ज्यादा होती हैं, ये रिटर्न ज्यादा क्वालिफाई करती हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, आते ही वो हैं जो कर सकते हैं। A lot of people
इंडिविजुअल क्लासेस क्या, मलिक मोहम्मद फिजान, यानी कैंपस क्लासेस? नेचर एलोकेशन, हाँ ये ज्यादा यही है, इट्स द नेचर ऑफ द एलोकेशन। अब ये रमल नाम का क्या बंदा होता है? रमल जो है ये, रमल मेल नाम है फीमेल नाम है? लेस पीपल इन इंस्टीट्यूट्स, ये भी फीमेल है। रमल तो मेल नाम है, अरबी नाम है। ओके, चलो। ये तुम्हारा मतलब उमर ये है डॉक्टर उमर के मुश्किल मुश्किल नाम सारे फीमेल हैं? हाँ, इस क्लास में काफी कंफ्यूजिंग नेम है, ऐसी है। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। आपने जो काम किया था लास्ट वीक, जो पिछली क्लास में जो आपने किया है, दैट इज, आई टोल्ड यू दैट इट्स अ रफ आउटलाइन। गो के आपने उसके ऊपर काफी मेहनत की है, एंड आई टोल्ड यू दैट इट्स जो है वो उसके रफ रफ है। यस मलिक मोहम्मद फारूक, लाइब्रेरी में ज्यादातर लड़के नजर आते हैं। उसकी वजह यह है कि लाइब्रेरी में मतलब लड़कियां लड़कियां ज्यादातर घर में बैठ के पढ़ती हैं, और मेल ज्यादातर जो है वो बाहर इन चीज जगहों पे जाके जो है वो पढ़ते हैं, शायद इस तरीके से। अच्छा जी। सो रफ आउटलाइन नाउ, आर यू अटेंटिव ऑल ऑफ यू? ज्यादातर तो लोग आगे हुए हैं क्लास में ऑलरेडी। आई वांट टू शो यू समथिंग। हम ये जो आपने जो आउटलाइंस भेजी हैं, इन्हीं में से कोई एक जो है वो ले लेते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है? कोसैन, जरा ये भी क्लियर कर दे मुझे, ये काफी नाम मुझे परेशान कर रहा है उस दिन से। QUSAIN, कोसैन, दो, प्लूरल है ये। तेरा बेटा तर्जब, उस दिन का मैं इसको लड़का ही कह रहा था कोसैन को। लड़का भी है? सालेहा नहीं, सालेहा क्यों, तुम लड़का हो? कितनी मेरा नाम नहीं कंफ्यूज करता आपको? सालेहा अगर तुम लड़का हो तो कंफ्यूज करेगा। जैसे निमरा कहे कि जी मैं तो लड़का हूं सर। तो फिर कंफ्यूज करने वाली क्या बात? साले मेल और सालेहा फीमेल। सर जो नाम आपको कंफ्यूज करे, आप समझ जाए वो लड़की का नाम है। नहीं, लारैब सही ना, तुम वो नहीं कह सकती है। लारैब एक लड़के का नाम है। हमारी दूसरी क्लास है, उसमें लारैब लड़का है। अच्छा, आई वॉन्ट टू गो टू दैट। आपने जो आउटलाइंस बनाई हैं, आई वॉन्ट टू गो टू दोज। लेट अस फोकस ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अच्छा अच्छा, कोसैन भाई। ये क्या किया है हमने? खबरदार जो इस्लामाबाद वालों, तुम लोगों ने नाम लिया कि जी नमाज ब्रेक, अभी तो क्लास शुरू हुई है। नमाज ब्रेक होगी 7 बजे। हाँ, क्रंच पैराग्राफ हायर एजुकेशन। यार वो एक पीछे आउटलाइन आई थी जिसकी राइटिंग बड़ी खूबसूरत थी। ये मुनीब अशफाक। अब ये बादशाह गुल आया है, तो ये बादशाह गुल तो मेल होगा ना। इसने कह रहा नहीं मेरा, मैं भी लड़की हूँ।
लड़की बादशाह हूं मैं। अच्छा, स्टूडेंट्स गौर करने वाली बात यह है, ये आउटलाइन ले लेते हैं मुनीब अशफाक की, किसी की भी आउटलाइन हो फॉर दैट मैटर तो वो इसी तरह की होती है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जब ऐसे चलती है, ये तो आपने आउटलाइन बना ली ना, चलो ये रख लेते हैं सामने, ये यहां से पढ़ना जरा आसान हो सकता। अच्छा, ऊपर आपके पास इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, थीसिस स्टेटमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है। उसके बाद क्रंच पैराग्राफ। आपने फर्ज किया जब ऐसे चलती है, अब गौर इस आपने इस पे करना है कि जब ऐसे लिखी जाती है तो आपका पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का लिखा गया, उसके बाद सेकंड पैराग्राफ जो है वो लिखा जाता है, इसका क्रंच पैराग्राफ लिखा जाता है। थर्ड पैराग्राफ आपके पास आ गया है, हायर एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। अब जब आपने हायर एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान लिख लिया है पैराग्राफ, तो उसके बाद आप 4 में जाते हैं तो प्रॉब्लम एफ्लिक्टिंग हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान जो हेडिंग होती है उस पे पैराग्राफ कोई नहीं लिखा जाता। एक्चुअल पैराग्राफ्स सब हेडिंग्स पे लिखे जाते हैं, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। तो 4 पे कुछ नहीं लिखना, ना ही कोई ट्रांजिशन, नथिंग, बल्कि 4A अब हम लिखने लगे हैं। 4A हमारा चौथा पैराग्राफ है, 4B पांचवा पैराग्राफ है, 4C छठा पैराग्राफ है, सो ऑन एंड सो ऑन, सो फोर्थ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, नाउ माय क्वेश्चन इज कि जब आपने 3 पैराग्राफ लिख लिया, हायर एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान लिख लिया, अब आप 4th पैराग्राफ में जब जाते हैं तो आप लिखेंगे कि however this system of higher education is facing certain problems in Pakistan, chief among which is the conventional ideas of teaching which are used in these universities. आपने 3 से 4 में ट्रांजिशन किया, क्या आया? यानी हायर एजुकेशन सिस्टम का पैराग्राफ लिखा था ना, तो नेक्स्ट पैराग्राफ को उसको लिंक किया है पिछले पैराग्राफ के साथ, 4th को, कि हाउएवर दिस सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन is facing certain issues, certain problems in Pakistan, और साथ ही आप जिक्र कर देते हैं पहली प्रॉब्लम का, chief among which is the conventional ideas of teaching being used in these universities. ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप जब पैराग्राफ बनाते हैं तो आपका टॉपिक सेंटेंस पिछले पैराग्राफ के साथ उसको लिंक करता है। समझ आ गई है? बस एक बंदे को समझ आइए। ये 4A, 4A, वहां पे तो ये 4A वगैरह नहीं होगा, लेकिन जो पैराग्राफ है वो आपका कोहेरेंस बिटवीन पैराग्राफ्स, बिल्कुल ठीक। इसके बाद 4B पैराग्राफ आया जो आपका पांचवा पैराग्राफ है। अच्छा, कन्वेंशनल आइडियाज ऑफ टीचिंग, अच्छा, और रोड लर्निंग सिस्टम। तो आप पांचवा पैराग्राफ यूं स्टार्ट कर सकते हैं कि another problem related to conventional ideas of teaching is that rote learning system is used in most of the Pakistani universities. तो दोनों पॉइंट्स आपस में मैच कर गए हैं, ठीक है।
और एक से दूसरे पैराग्राफ के दरमियान आपको ट्रांजिशन जो है वो प्रॉब्लम नहीं पेश आई। इन दोनों के दरमियान लिंक बन रहा है ना कि वन ऑफ दी मतलब कन्वेंशनल आइडियाज बीइंग यूज्ड इज दैट रोट लर्निंग सिस्टम इज यूज्ड इन दी यूनिवर्सिटीज। अब हम बी से सी में जाते हैं, पैराग्राफ नंबर 5 से 6 में गए हैं। तो नो रिसोर्सेज फॉर रिसर्च वर्क। अच्छा जी, दी रोट लर्निंग सिस्टम इज नो रिसोर्सेज फॉर रिसर्च वर्क। आप कोई बनाए हैं, कोई इसका आपस में बन रहा है रिलेशनशिप बी और सी का? बाजार तो कोई लिंक नजर नहीं आता। नहीं, लैक ऑफ रिसोर्सेज कहां से आ गए मलिक मोहम्मद? ये तो रोट लर्निंग सिस्टम और रिसोर्सेज फॉर रिसर्च वर्क आपस में क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं। रोट लर्निंग हैज बीन अडॉप्टेड, नो रिसोर्सेज फॉर रिसर्च वर्क, कोई आपस में कोहेरेंस है ही नहीं आपस में, कोई ताल्लुक बन ही नहीं रहा। ये लोहे और पीतल का जोड़ है, आपस में बन ही नहीं रहा। अच्छा, अब नहीं, रिसोर्सेज किस चीज के फायदा? ये तो कोई ताल्लुक, ये तो सेंटेंस ही ठीक नहीं है कि जी द रोड सिस्टम ऑफ लर्निंग इज आल्सो अ रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज। नहीं नहीं, आप रटा इसलिए तो नहीं लगाते कि आपके पास रिसोर्सेज कम है। वन रीजन ऑफ लोड लर्निंग इज दैट देयर आर नो रिसोर्सेज फॉर एनी काइंड ऑफ रिसर्च वर्क ना। आप उसमें कॉज एंड इफेक्ट बन ही नहीं रहा, कॉज एंड इफेक्ट बन ही नहीं रहा। कॉज एंड इफेक्ट होना चाहिए ना, एक पैराग्राफ कॉज है अगला इफेक्ट है, फिर वो कॉज बन जाता है अगला उसका इफेक्ट बन जाता है। तो इसका मतलब जुनेद के सीक्वेंस चेंज करना पड़ेगा। तो मौजूदा जो सीक्वेंस बना हुआ है आप लिख चुके हैं आउटलाइन, और अब आप इसके मुताबिक ऐसे लिख रहे हैं, अब आप वापस जाके उसको चेंज नहीं कर सकते। नहीं, मायदा खान नहीं बना। अच्छा, तो सुनिए जरा। शिदात नासिर, बहुत दूर जाके आपने इसका ताल्लुक निकाला है। अच्छा, अब मैं जाहिर आउटलाइन के मुताबिक कैसे लिखनी है, ये इसका नाम क्या है? ये कोई पत्ता आ गया कोई दरख्त का, इसको थोड़ा सा पानी डालो, ये फूल बन जाएगा, दरख्त बन जाएगा। नाम है ही नहीं इसका। क्या नाम क्या है तुम्हारा भाई? तो बड़ा अजीब सा नाम तुमने लिखा हुआ है, नाम लिखो सही करके। अच्छा, यहाँ पे जरा सुन लें, इसका सोल्यूशन नहीं है जबरदस्ती सोल्यूशन ना निकालें, जबरदस्ती ना निकालें। जब एक चीज का आपस में, मैंने कहा ना कि लोहे का और सिल्वर का आप जो है टांका जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रोड लर्निंग सिस्टम accompanied with lack of resources for research which has intensified the problem of health। ये कोई ताल्लुक नहीं आपस में बाद में। अच्छा जी, यहाँ पे अब टीचर्स क्या करते हैं, इसी तरह के इसी तरीके से आगे, नो रिसोर्सेज फॉर रिसर्च वर्क और लैक ऑफ गवर्नमेंट्स इंटरेस्ट। चलो जी, अब इन दोनों का आपस में क्या जोड़ना है? रिसर्च वर्क के लिए रिसोर्सेज नहीं है और गवर्नमेंट को इंटरेस्ट भी कोई नहीं है। गवर्नमेंट को इंटरेस्ट कोई नहीं है और आगे लैक ऑफ गाइडेंस ऑन मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा, लैक ऑफ गाइडेंस ऑन मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस टू चेंज बाय कंजर्वेटिव ग्रुप्स। रेजिस्टेंस टू चेंज बाय कंजर्वेटिव और पॉजिटिव एजुकेशन रिफॉर्म्स, कोई आपस में ताल्लुक नहीं है। अब यहाँ पे आमतौर पे टीचर्स क्या करते हैं कि आपको पकड़ा देते हैं लिंकिंग वर्ड्स, कोहेरेंस डिवाइसेस। अब लिंकिंग वर्ड्स क्या है? however, moreover, furthermore, additionally, consequently, moving forward, वगैरह वगैरह। वो 10 12 15 16 वर्ड्स जो हैं वो लिस्ट स्टूडेंट्स को पकड़ा दी जाती हैं और उनको कहा जाता है कि भाई ये आप पैराग्राफ्स के शुरू में लगा दिया करें। अब लग तो नहीं रहे,
आपके सामने ये जो है वो मौजूद है कि लग नहीं रही। जुनेद, जबरदस्ती आप कर रहे हैं ना, बनाते बनाते जोड़ते जोड़ते तुम उसको और ज्यादा गलत कर गए। स्टूडेंट जरा छोड़ दें थोड़ी देर लिखना, जरा मेरी भी बात सुन लें। आप तो सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कहता हूँ सोल्यूशन बनता ही नहीं है। आप बार बार उसको जबरदस्ती, मैं कह रहा हूँ तांबे का और उसका सिल्वर का जोड़ है, आप उसको जोड़ते जा रहे हैं, टांका लगाते जा रहे हैं। जब नहीं टांका लग रहा तो नहीं लग रहा। अच्छा, अब यहां पे वो क्या करते हैं, वो एनी हाउ और समहाउ और वो अद एनी, वो सारे इस तरह के वर्ड जो हैं वो लगा के जबरदस्ती। अब क्या, वो पता क्या करते हैं, no resources for research work. There are no resources for research work in higher education. Additionally, there is lack of government's interest also. अच्छा, उसके बाद moreover there is lack of guidance on mental health of students और subsequently resistance to change. ये क्या बेवकूफी है, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऐसे राइटिंग का कि मैं हैरान होता हूं कि इसकी तरफ नजर क्यों नहीं जाती लोगों की। इतनी दुनिया फेल होती है इस लैक ऑफ कोहेरेंस की वजह से। और आपको याद होगा कि ऐसे राइटिंग की 4 ब्रॉड एरियाज में से लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड कंटेंट में से आपके पास कोहेरेंस भी साथ शामिल है। ये है कोहेरेंस जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि इस आउटलाइन के अंदर कोहेरेंस मौजूद नहीं है। अब मैं तो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन जिन लोगों को कोहेरेंस की इंपॉर्टेंस का नहीं पता, वो लोग तो इसी तरह से ऐसे लिख जाते हैं। लोग लिखते हैं इससे, इसी तरीके से। आपको नहीं था पता, आपने इसी तरीके से जबरदस्ती जोड़ लगा के, या जोड़ ना भी लगाते तो आपने हाउएवर, मोर ओवर, फर्दर मोर, एडिशनली लगा के, तो ऐसे 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 पॉइंट्स को आपस में जोड़ने की कोशिश करने की, विच आर इनहेरेंटली, इंट्रिंसिकली, समटाइम्स ऑपोजिट टू ईच अदर, दे हैव गॉट नथिंग टू डू विद ईच अदर। मेरे अपने हाथों हजारों एसेज फेल होती हैं सिर्फ इस बेसिक रीजन की वजह से। और इसी तरह मेरे साथ जो बाकी कोलीग्स हैं वो हंस रहे होते हैं कि ये देखें, मोस्ट ऑफ द एकेडमिक नॉलेज इज आउटडेटेड एंड पाकिस्तान इज लैगिंग बिहाइंड इन इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड एंड आउटडेटेड रिसर्च लीड्स टू पुअर आउटलुक इम्पैक्ट्स। इसी तरीके से वे फॉरवर्ड है, रिवाइजिंग इवेल्युएशन मेथड, इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेम्प्रेरी सिलेबस। क्या ताल्लुक है इन दोनों का आपस में? स्टूडेंट्स, बात की समझ आ रही है आप लोगों को? इसका मतलब यह है कि यहाँ पे एक हमें कोई ऐसा सिस्टम चाहिए कि जिसके जरिए इन चीजों के अंदर कोहेरेंस लाई जा सके, इनको किसी तरतीब में लाया जा सके। बहुत साल स्टूडेंट्स को फेल कर करके मुझे इस चीज की समझ नहीं आती, एग्जामिनेशन में बैठे हुए, एग्जामिनिंग रूम में बैठे हुए, कि इनको पढ़ाने वाला सिखाने वाला क्यों नहीं है इस बुनियादी चीज का। बड़ी ऐसे है ना, छोटी ऐसे में तो पता नहीं आप क्या करते हैं, लेकिन बड़ी ऐसे में जब तक सीक्वेंस नहीं होगा उस वक्त तक पैराग्राफ्स का आपस में लिंकिंग जो है वो नहीं बनेगी। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मैं आपको ये सिखा भी दूं, अच्छा आप कह रहे हैं कि जी अरेंज कर लेते हैं, चलिए बी के बाद जी लगा लेते हैं और जी के बाद डी लगा लेते हैं, उसके बाद ए कर देते हैं, फिर एफ लगा लेते हैं। इस तरीके से होता यह है स्टूडेंट्स के साथ कि जब एग्जामिनेशन में बैठे हुए हैं आप, तो उस वक्त इतनी ज्यादा उस प्रेशर में, और फिर अरेंजमेंट जो है आउटलाइन की वो मुश्किल हो जाती है। चनाचे मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि यहाँ पे कोई फॉर्मूला इनको बना दें, ऐसे मॉडल्स कोई बना दें कि जिसके जरिए ये हर ऐसे के ऊपर उसको अप्लाई करें तो कोहेरेंस अचीव हो जाए। कोई ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए, कोई ऐसा मेथड होना चाहिए कि स्टूडेंट उसको अप्लाई करे किसी भी आउटलाइन के ऊपर और वो ऑटोमेटिकली जो है वो तरतीब में आ जाए, ऐसे सारी की सारी। और ये कम से कम इस वजह से, फिर देखें पॉइंट सारे अच्छे हैं, आपके पास मटेरियल भी है, सारी चीजें आपके पास मौजूद हैं, लेकिन फिर भी फेल हो रहे हैं। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये बुनियादी छोटा सा पॉइंट है जो हाईली टेक्निकल है, और जिसके लिए किसी किसी मतलब सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का या किसी जीरक टीचर का होना जो था वो लाजमी है। चनाचे आई केम अप विद समथिंग which I'm going to share with you today. ऑलरेडी
आपने देखा हुआ है, रूल्स ऑफ ऐसे राइटिंग की फाइल आपके पास है। वी आर मूविंग ऑन टू स्टेप नंबर 5, लॉजिकल सीक्वेंसिंग। स्टेप 1 2 3 4 आपने कर लिया, एंड नाउ वी आर ऑन स्टेप नंबर 5, logical sequencing. Apply one of the logical sequencing models to arrange the selected points. Purpose क्या है? To create coherence in the essay. 3 मॉडल्स डेवलप किए। एक जीपेस्ट है जो हम एक्सपोजिटरी और आर्गुमेंटेटिव एसेस पे यूज करते हैं। एक 10 इंडिकेटर्स का मेथड है जिसके साथ एक्सपोजिटरी और आर्गुमेंटेटिव अप्लाई होता है। और एक मेरा फायर मेथड है, FIRE, एब्स्ट्रैक्ट एसे के ऊपर ये अप्लाई होता है। FIRE हम पढ़ेंगे लास्ट लेक्चर में, जब एब्स्ट्रैक्ट एसे पढ़ेंगे तो उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो आज हम फोकस करेंगे जीपेस्ट के ऊपर, और पहले हम जीपेस्ट को समझ लें कि ये मेथड किस तरह से हमें एसे के अंदर कोहेरेंस अचीव करने में सक्सेस देता है, असिस्ट करता है। So we are going to study the logical sequencing models. और यहाँ पे मैं 2-3 मिनट की ब्रेक लूंगा वॉशरूम जाने के लिए।
ओके। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले जो आज जो पढ़ेंगे दैट इज जीपेस्ट मॉडल। अब जीपेस्ट जो है वो बेसिकली चीज क्या है? इट इज GPEST। ये वही जीपेस्ट उसी में से निकाला हुआ है मैंने, जो आपका पेस्ट मॉडल या पेस्टल, PESTLE जो आपने, या EL या LE जो आपने पढ़ के आए हुए हैं यूनिवर्सिटी में। स्टूडेंट्स याद है कोई पेस्ट मॉडल पढ़ा हुआ है? PESTLE, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सोसाइटी, गवर्नेंस, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी। ठीक है। और अगर नहीं भी पढ़ा हुआ तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, लेट मी एक्सप्लेन। ये वही पेस्ट मॉडल है, लेकिन उसमें से मैंने गवर्नेंस सिर्फ निकाल के शुरू में लगा दिया है, और उसकी रीजन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ओके। तो बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर GPEST, और इसमें से G मीन्स गवर्नेंस, G स्टैंड्स फॉर गवर्नेंस। गवर्नेंस को, टू कीप थिंग्स सिंपल, गवर्नेंस कुड मीन गवर्नेंस पॉलिसी, पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। सो इसका हमारा मतलब ये है कि जो भी आपके पास पॉलिसी डिसाइड करने वाली बॉडी है, पॉलिसी बनाने वाली बॉडी है। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री देखें तो कंट्री में गवर्नेंस से मुराद है गवर्नमेंट, लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देखे तो हर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्नेंस होती है। जैसे कोई बैंक है, कोई फैक्ट्री है, कोई कोई भी NGO है, कोई भी ऑफिस है, जैसे ये एकेडमी है, तो इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मैनेजमेंट, जो पॉलिसी बनाते हैं या पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करते हैं, वो इसकी गवर्नेंस कहलाएगी। हमारा टॉपिक फॉर एग्जांपल हायर एजुकेशन के ऊपर था, तो उसके अंदर हर यूनिवर्सिटी की अपनी जो गवर्नेंस है, वो जो मैनेजिंग बॉडी, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो गवर्नेंस कहलाएगी। अच्छा, ये तो हो गई ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। अब बेसिकली अगर गौर से देखा जाए तो आइडियली गवर्नेंस शुड बी सबसर्विएंट टू पॉलिटिक्स। गवर्नेंस बेसिकली पॉलिटिक्स का एक फंक्शन है। टेस्ट जब हम पढ़ते हैं PEST, तो उसके अंदर पॉलिटिक्स सबसे सुप्रीम, सबसे ऊपर की जो चीज है किसी भी मुल्क में, वो पॉलिटिक्स होती है हमेशा। और गवर्नेंस पॉलिटिक्स का एक फंक्शन है, उसके उसके अंडर आता है। आइडियली ऐसे होना चाहिए। जब भी मैं जीपीएस का जिक्र करता हूं तो मेरे जो पॉलिटिकल साइंस के कुलीग्स हैं, टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, वो बड़ा हंसते हैं इस बात पे। वो कहते हैं जी पॉलिटिक्स, गवर्नेंस तो पॉलिटिक्स के अंदर आती है, आपने इसको बाहर कैसे निकाल लिया? बात आपकी ठीक है बिल्कुल, बाहर कैसे निकाल लिया? पाकिस्तान की एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉलिटिकल रियलिटी है, जिसको मैंने देखा है कि बहुत से फॉरेन जो पॉलिटिकल एनालिस्ट्स हैं वो भी ओवरलुक कर जाते हैं, और वो ये रियलिटी है in Pakistan, for 34 years out of 74 years of its existence, there has been governance, but no politics. पाकिस्तान में जो मार्शल लॉ लगते रहे हैं, उसके अंदर गवर्नेंस तो चलती रहती है ना, पॉलिटिक्स बंद हो जाती है। तो अब ये आप कैसे कह सकते हैं कि जनाब पॉलिटिक्स जो है वो सुप्रीम, पॉलिटिक्स तो ये इस मुल्क में रोक दी जाती है। 10 साल, 11 साल, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा, बार बार इस मुल्क में जो है, वो जब दिल करता है तो वो गवर्नमेंट आ जाती है, वो फोर्सेस दूसरी जो है वो आ जाती है, और गवर्नेंस चलती रहती है। अच्छा, अब गवर्नेंस से क्या मुराद है? गवर्नेंस से मुराद है, देखें, ब्यूरोक्रेसी, एस्टैब्लिशमेंट, ये तो मुसलसल चलते रहे, वरना मुल्क कौन चलाता है? यही चलाते हैं ना। तो
बाद लोग कहते हैं नहीं जी मिलिट्री ने पॉलिटिकल रोल एक्वायर कर लिया है, तो है वो पॉलिटिकली। अच्छा भाई जो कुछ भी है, लेकिन गवर्नेंस तो चल रही है ना। और हमने इस मुल्क में देखा कि पॉलिटिक्स को इन 34 इयर्स में, ये जो 10-11 साल का पीरियड आता है, इसमें पॉलिटिक्स ये नहीं कि रुक जाती है, नहीं नहीं नहीं, पॉलिटिक्स को मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट कर दिया जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज को बिल्कुल डिसइंटीग्रेट, डिसमेंटल करने की कोशिश की जाती है। 1977 का मार्शल लॉ आपके सामने है, सिर्फ पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव से। यस जुनेद, मार्शल लॉ 1977 का आपके सामने है। मार्शल लॉ लगा, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर मुकम्मल पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर पाबंदी लग दी, सो मच सो कि इवन जो पॉलिटिकली इलेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर था उसी को खत्म करके रख दिया 1979, भुट्टो। तो इतना मतलब पॉलिटिक्स को सिर्फ खत्म ही नहीं किया, बल्कि पॉलिटिकल जो एक्टिविस्ट थे वो सारे जेलों में भर दिए गए, और आखिर में एक बंदे को फांसी लगा के पूरा जो है वो काम ही खत्म कर दिया गया। इतनी ज्यादा पाबंदी पॉलिटिक्स के ऊपर। ये पाकिस्तान की रियलिटी है ना। अब ये मैं को अपने पास से थ्योरी तो नहीं बना रहा। 1960, 1958, 59 में भी यही हुआ। भुट्टो, अयूब खान ने सारी पॉलिटिकल जो थी और नई किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी देने की कोशिश करते हैं, जैसे जनरल जिया ने किया। ओके, फास्ट फॉरवर्ड 1999, 12 अक्टूबर, जनरल मुशर्रफ कम्स, तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है वो बंद हो गई हैं। इसके नतीजे में क्या हुआ है पाकिस्तान में कि पॉलिटिक्स जो है वो इंतहाई वीक हो गई है। पॉलिटिक्स हैज बिकम वेरी वीक, और छोटे छोटे हमारे पास अब छोटे छोटे पीरियड्स हैं इसके, पॉलिटिक्स के 6 साल, 7 साल, 11 साल, 13 साल, 6 साल, 7 साल। तो मतलब, और लेकिन गवर्नेंस तो मुसलसल चल रही है ना, शुरू पहले दिन से। चनाचे इसका रिजल्ट क्या निकला है, मेरा फील्ड ये पॉलिटिकल साइंस की डिस्कशन नहीं है, मेरा फील्ड ये है कि इसका रिजल्ट क्या निकला है। रिजल्ट ये है कि हेंस गवर्नेंस हैज ग्रोन स्ट्रॉन्गर देन पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट इतनी स्ट्रांग हो गई है कि हमने देखा है कि अब गवर्नेंस बाकायदा पॉलिटिशियंस को डिक्टेट कराती है। गवर्नेंस इज परमानेंट। हमने देखा है कि गवर्नेंस इस वक्त पाकिस्तान में, मतलब पॉलिटिशियंस कहते तो हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं और हम सुप्रीम हैं, लेकिन हकीकत अंदर से आपको भी पता है कि जब तक इनको नॉड ना मिले, अप्रूवल ना मिले एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, कोई भी पॉलिसी किसी भी किस्म की हमारे यहाँ इंप्लीमेंट नहीं होती। तो अच्छा, अब मैं इस सारी चीज का जिक्र क्यों कर रहा हूं कि ये जो इक्वेशन उलट गई है कि पॉलिटिक्स नीचे चली गई है और गवर्नेंस ऊपर आ गई है, यही शायद मेरे नजदीक सारी प्रॉब्लम की जड़ है पाकिस्तान में हर चीज की, कि पॉलिटिक्स है नहीं, और जो पॉलिटिक्स है वो पब्लिक तक नहीं पहुंचती। यानी बीच में से आपके पास बेसिक डेमोक्रेसीज का सिस्टम मौजूद ही नहीं है, लोकल गवर्नमेंट जो है वो है ही नहीं सिरे से। आप डायरेक्टली किसको इलेक्ट करते हैं? एमपीए, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, एनएमएनए, नेशनल असेंबली, ऐसा बंदा जो आपको बाद में एक्सेसिबल ही नहीं है सिरे से। फॉर 5 इयर्स आप उसको इलेक्ट करके फेंक देते हैं और वो बंदा मौज करता फिरता है, और वो अवाम के पीछे लाखों लोगों की सिरे से उसका आपस में कनेक्शन ही कोई नहीं है। विच मीन्स के डेमोक्रेसी का हमारा वो जो डेमोक्रेसी है पॉलिटिक्स पाकिस्तान में, उसका भी मॉडल पूरा नहीं है। वो भी हार्डली 60-65% है। 1/3 उसका जो लिंक था पब्लिक के साथ वो भी मौजूद नहीं है। ऑन दी अदर हैंड गवर्नेंस जो है वो डायरेक्टली एक्ट करती है ऑन द पब्लिक। तो दिस मीन्स कि गवर्नेंस इज स्ट्रॉन्गर इन पाकिस्तान एज कंपेयर टू पॉलिटिक्स। ओके, अब हम ये सारी डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? हम ये डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं कि इस इक्वेशन का की रिफ्लेक्शन अब हमें पूरे पाकिस्तान के ऊपर नजर आती है, पूरे मुल्क के ऊपर। हर जगह आपको ये नजर आता है इदारों में कि गवर्नेंस जो है वो इतनी स्ट्रांग है कि वो अपने आप को बादशाह सलामत समझते हैं। चाहे वो कोई छोटा इदारा है, चाहे वो बड़ा इदारा है, उसका मैनेजर जो है वो ऐसे समझा जाता है कि जैसे ये कोई सुप्रीम किस्म की अथॉरिटी है। किसी भी इदारे में जाके देख लें, किसी भी दफ्तर में जाके देख लें, किसी भी जगह पे जाके देख लें, जिसके पास जरा सी पावर है वो ऐसे बिहेव करेगा पब्लिक के साथ कि जैसे वो बादशाह सलामत हैं और आप जैसे कोई। मैं सादा सी मिसाल दिया करता हूं बैंकों की, कि बैंक में
मैनेजर साहब ने हुक्म फरमाया है कि जी ये सारे लोग बाहर धूप में खड़े होके तो बिल जमा कराएंगे, और यार वो तुम्हारा कस्टमर है, नहीं जी ये बिल जमा कराने आए हैं। स्टाफ अंदर एसी में बैठा हुआ है और आप बाहर लाइनों में लग के तो जनाब वो जनाब फुआर हो रहे हैं और सारा कुछ। व्हाट इज दिस? ये ये गवर्नेंस की सुप्रीमेसी नहीं है तो और क्या है? डेमोक्रेसी के नाम की चीज कहीं पे मौजूद ही नहीं है पॉलिटिक्स में। पूरी पूरी के पूरे आप मुझे स्ट्रक्चर में कहीं भी दिखा दें कि आप अगर किसी जगह पे गए हैं तो आपका क्या कोई राइट पूरा होता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। गवर्नेंस इतनी स्ट्रांग है कि अफसर ने जो कुछ कह दिया, जो मैनेजमेंट ने अथॉरिटी ने कह दिया, आप उसका बाल बारीक नहीं कर सकते। तो हम करते क्या हैं अपनी एसे में, इस ये जो ऑर्डर हमने देखा है ये वाला सारा, हम इसके ऊपर क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम इसके ऊपर कपा कपाई के लिए नहीं आए हुए। हमने सिर्फ ये करना है कि हमारी एसए में जो गवर्नेंस के पॉइंट्स हैं उनको हमने टॉप पे ले जाना है और बाकी पॉइंट्स को उसके नीचे करना है। जीपीएस का बुनियादी मकसद है हमारी आउटलाइन के जो पॉइंट्स हैं उनको अरेंज करना इस ऑर्डर में, GPEST में। तो सबसे ऊपर आपने गवर्नेंस के पॉइंट्स जो हैं वो रखने हैं। अच्छा जी आगे चलते हैं। गवर्नेंस हमारे मुल्क में सुप्रीम है। स्टूडेंट्स यहां तक समझ आई है इसकी? आपकी तरफ से जवाब बहुत कम कोई मौसूल हो रहे हैं। और बीच में किसी ने लंबी तकरीर लिखी हुई है। नहीं है तो ये तो कौन कर रहा है, कौन क्रिटिसाइज कर रहा है मिलिट्री कूस को? कोई नहीं क्रिटिसाइज कर रहा। मैं तो सिर्फ आपको जो जो ये है आपकी जो क्या कहते हैं जो रियलिटीज है पाकिस्तान की, सिर्फ वो हम बयान कर रहे हैं। हमने कोई ये तो नहीं कहा कि जी मार्शल लॉ गलत था या ये बुरा था या ये बुरा था, मैंने नथिंग लाइक दैट। आई एम जस्ट टेलिंग यू द रियलिटीज ऑफ पाकिस्तान, दैट हियर गवर्नेंस influences politics and not vice versa. See? इसलिए मैं उस बहस में नहीं पढ़ूंगा ये जो आप पूछ रहे हैं कि जी कैन वी क्रिटिसाइज आर्मी एंड थिंग्स लाइक दिस, ये है वो है, वो मसला नहीं है। वो मैं उस सवाल का एक ही जवाब दिया करता हूं कि यार बात सुनो, अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि सर गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर सकते हैं। ओ काका, गवर्नमेंट का तुम इम्तिहान देने जा रहे हो, गवर्नमेंट की तुमने जॉब लेनी है और बैठ के उनकी झोली में उनकी दाढ़ी भी तुमने खींचनी है, तो ये तो कोई मजहब वाली बात नहीं है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। और दूसरी बात ये कि ये तुम्हारे पास सीएसएस ही रह गया है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए। जाओ बाहर जाके अखबारों में लिखो, एनजीओ बनाओ, सोशल मीडिया पे जाके नारे लगाओ। अक्सर लोग मुझे वो पूछते हैं ये कि जी कैन वी क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट? वो क्यों भाई? गवर्नमेंट को तुम मुझे सड़क के ऊपर खड़े होके गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करके दिखाओ, सीएसएस को तो दूर की बात है। इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियलिटीज ऑफ द कंट्री। और दूसरी बात ये कि आपको क्रिटिसाइज करने की जरूरत क्या पड़ी हुई है, पहले तो मुझे ये बताएं ना। जस्ट मेंशन द रियलिटीज दैट आर देयर, नहीं हमने उसके अंदर अपना जो ओपिनियन जो है ना वो जरूर डालना है और प्राप्त करना है अपने आप को। दैट इज द पॉइंट। एनी हाउ आगे चलें। चलिए, तो गवर्नेंस इन पाकिस्तान, गवर्नेंस इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिक्स। ओके, पॉलिटिक्स बजाते खुद यू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज, इसके अंदर कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। Everybody has his or her own opinion, and they have every right to. And politics is basically the method through which the society decides to govern itself. Or politics basically it's a sum of many parts. इसके अंदर जो है वो पॉलिटिक्स हम किसी एक चीज को नहीं कह सकते, इट्स अ ग्रुप ऑफ मेनी थिंग्स। पॉलिटिक्स जो है एक पुरानी पॉलिटिकल साइंस, एक्चुअल अब ये आपको यहां से देख के पता चलेगा दैट इट इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग पॉलिटिक्स के तमाम 3000 years ओल्ड हमारे पास जो कोटेशंस हैं, जो सिस्टम्स हैं, वो सारे पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं। गवर्नेंस एक नई साइंस है, हार्डली 200 300 400 साल पुरानी, जबकि पॉलिटिक्स की थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की हिस्ट्री है।
तो आपके पास जितनी मेन गवर्नेंस की थियोरीज हैं वो पॉलिटिक्स के अंदर आती हैं। तमाम जो मैनेजमेंट की थियोरीज हैं, ह्यूमन मैनेजमेंट की, कंट्री की मैनेजमेंट की, वो पॉलिटिकल थियोरीज हैं बेसिकली। और ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर हर चीज आती है। कंट्री के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, इट कम्स अंडर पॉलिटिक्स। सो इट्स अ पिटी कि इतनी खूबसूरत, इतनी इतनी बड़ी चीज पॉलिटिक्स जो है वो अंडर आती है गवर्नेंस के। लेकिन बहरहाल हम कमेंट नहीं कर सकते। दिस इज द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। Politics then ultimately influences economy. Economy, I don't have to explain. You already know what economy is. And politics influences economy. अब देखिए मुल्क के अंदर पॉलिटिकल सेटअप चेंज होता है तो इकोनॉमी पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। गवर्नेंस डायरेक्टली इकोनॉमी के ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकती, लेकिन पॉलिटिक्स असरअंदाज होती है, क्योंकि गवर्नेंस के दरमियान पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स पर इकोनॉमी के ऊपर असरअंदाज होती है। इकोनॉमी डायरेक्टली सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करती है। सोसाइटी, वी आर ऑल सोसाइटी, ईच वन ऑफ अस, एवरी मेंबर is a part of society. So it makes society is made up of all of us. So अभी तक हमारा सीक्वेंस क्या बना? G के बाद P के बाद इकोनॉमी के बाद सोसाइटी, और सोसाइटी फिर जो है वो अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी को इफेक्ट करती है। टेक्नोलॉजी के साथ यहां मैं वर्ड ऐड करूंगा टेक्निकल। हमने तो अपने पॉइंट्स अरेंज करने हैं ना, हमें तो फिक्र है अपने पॉइंट्स अरेंज करने की। तो यहां पे फिर आप सोसाइटी के पॉइंट्स अरेंज करने के बाद हम लेके आएंगे टेक्निकल पॉइंट्स, या टेक्नोलॉजी के, या अब टेक्निकल कौन से होते हैं? टेक्निकल से ये मुराद होती है कि जो भी आप लिख लें अपने पास, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक पॉइंट्स। अब देखें ना, जार्गन जो है वो भी इसी में आती है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स जब आपस में बैठते हैं तो आपने देखा होगा कि वो जिस टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं, हमें बाजू का तो उसकी समझ भी नहीं आती। वो उनकी अपनी टर्मिनोलॉजी, तो वो उनकी टेक्निकल लैंग्वेज है। लॉयर्स जब बात करते हैं तो उनकी अपनी टेक्निकल लैंग्वेज होती है। इसी तरीके से किसी भी फील्ड की जो अपनी टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन के अंदर टेक्निकल पॉइंट्स क्या हैं? करिकुलम हो गया, बुक्स, टीचिंग मेथोडोलॉजी, रिसर्च, लैब इक्विपमेंट, रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं। ये जैसे जैसे आप करेंगे तो आपको जरा समझ आएगी। थ्योरेटिकली शायद जरा इस चीज की कम समझ आती है। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली हमारा जो पूरा नक्शा बना है वो ये है। कोरिलेशन क्या है जी पेस्ट की आपस में, कि गवर्नेंस इन्फ्लुएंसेस इकोनॉमी, पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंसेस इकोनॉमी, इकोनॉमी इन्फ्लुएंसेस सोसाइटी, एंड सोसाइटी देन नेक्स्ट इससे जो है वो टेक्निकल पॉइंट्स जो है ये आते हैं। अब हमने अपनी जो हमारी आउटलाइन है उसके ऊपर इसे अप्लाई करते हैं GPEST को, और उसके साथ फिर देखते हैं कि हमारा रिजल्ट जो है वो क्या निकलता है। ओके, लेट मी टेक यू टू